के यहाँ काफ़ी फैक्ट्री हुआ करती थी, अब तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। 5,000 से ज़्यादा मशीनें टूट कर लोहे के भाव बिक चुकी हैं। कोई धंधा पानी खत्म हो गया सब बिल्कुल। माल जब बाजार में सप्लाई करते हैं तो पार्टी जीएसटी पे माल लेने को राजी नहीं है। अपने लिए तो जी लिए जितना जीना था, लेकिन इनके लिए देश बनाना है, इनकी फिक्र करो। अगर यहाँ का रोजगार सही हो जाए तो इटावा का हर आदमी सही हो जाए। 2022 आ चुका है और बड़े मियां का कारवां भी 22वें शहर में जा पहुंचा है और वो 22वां शहर है इटावा, जहां 22 साल से ज्यादा तक मुलायम सिंह यादव की सियासत का दबदबा रहा, लेकिन पिछली दफा बीजेपी इटावा में 22 साबित हुई। इटावा यादवों का गढ़ है, लेकिन मुस्लिम आबादी भी काफी है जो अधिकतर जुलाहे हैं। बारीक धागों को एक दूसरे में बुनते हुए सालों से कपड़े बनाते आ रहे हैं। बुनकर काम महीन करते हैं, इसलिए ये आदत सियासत को पहचानने में भी शामिल हो चुकी है। बड़ी बारीक नजरों से ये सियासत को देखते हैं। तो इटावा जहां पर बुनकर समाज बड़ी तादाद में रहता है और ज़्यादातर मुस्लिम कारोबारी हैं जो बुनकर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, और यहाँ पर तकरीबन 5,000 से ज़्यादा फैक्ट्री हुआ करती थी जो इस तरीके से यहाँ पर कपड़े की अलग अलग चीज़ें कपड़े बनाने का काम करती थी। और बुनकर समाज का यहाँ पर बड़ा रुख रहा है, ये लंबे वक्त तक यहाँ पर काम करता रहा है और इन्हीं की वजह से यहाँ पर सैकड़ों लोगों का घर परिवार चलता है। मुस्लिम समाज ज़्यादातर इन्हीं बुनकर इलाकों में आता है, इसी समाज से ताल्लुक़ रखता है। और इस बार के इनके क्या मुद्दे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का बड़ा असर पड़ा है और वो दिखाई पड़ता है यहाँ पर। ये एक देखिए आप, इस तरह से लकड़ी का कारखाना है, यहाँ पर भी काम हो रहा है। और ये वो इलाके हैं जो पूरा मुस्लिम एरिया कहा जाता है, जहाँ पर मुसलमान लोग ज़्यादा हैं, बुनकर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। इटावा की पहचान हुआ करती थी ये इंडस्ट्री कभी, लेकिन आज की सिचुएशन क्या है वो आइए इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम बताइए मुझे। जहीर अहमद। जहीर साहब, ये बताइए इस इलाके को क्या बोलते हैं जहाँ पर हम मौजूद हैं? ये बायड्डा करणपुरा इटावा। इटावा। ये बुनकर समाज हमने देखा सारा है यहाँ पर। आप लोगों की फैक्ट्री से कितनी फैक्ट्रीज हुआ करती थी यहाँ पर और अभी कितनी है? हम लोगों के यहाँ काफ़ी फैक्ट्री हुआ करती थी, अब तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं टोटली। 5,000 मशीनें तो टूट गई लोहे में कम से कम। अब क्या ना के बराबर 100-200 मशीनें बची और जो नई पीढ़ी है वो दूसरे काम पे चली गई। जो बड़े बूढ़े रह गए वो काम कर रहे, लकड़ी के काम पे, कोई फर्नीचर के काम पे, कोई सिलाई पे चले गए। हम लोगों का सबरा काम ख़त्म हो चुका जी, मानो टोटली। धागा बहुत महंगा है, उस हिसाब से माल बिकता नहीं है और पूरा घर के 4-5 सदस्य लगे रहते हैं, जब 300-350 रुपये पैदा होते हैं। अब वो 350 रुपये में प्लस खर्चा भी उसमें निकलता है। अब ऐसी महंगाई में 200-250 रुपये में इंसान अपने बच्चों को पढ़ाएगा कि अपने खाने की पूर्ति करेगा, क्या कर सकता है उसमें? तो इसलिए क्या कहते हैं, ये कारोबार से अब आदमी हटते ही चला जा रहा है। अब इसी इटावा की धरती सरजमीन पर 5,000 से ज़्यादा मशीनें टूट कर लोहे के भाव बिक चुकी हैं। लोहे के भाव क्यों बिकी, क्या वजह थी? क्योंकि उसमें इनकम आमदनी नहीं है, आदमी क्या करेगा, अपने बच्चों की क्या कहते ज़िंदगी को बर्बाद करेगा। सारे क्या कहते हैं उन कामों के अंदर इनकम आमदनी इतनी है कि आदमी खूब खाता है, पीता है और खूब बचाता है, लेकिन इसमें सरकार की भी कोई ऐसी योजना नहीं है कि बुनकरों को कोई मदद मिले, हेल्प मिले। पहले की सरकारें जो हुआ करती थी कांग्रेस वगैरह की, तो बुनकर समाज को या किसान समाज को देखती थी, तो उससे क्या कहते हैं उनका कारोबार चलता रहता था, उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती थी, उनके बाल बच्चे पढ़ लिख भी जाते थे, सारी चीज़ें होती थी। अब तो कुल मिलाकर उनने बर्बादी ही बर्बादी है, इसीलिए इंसान इससे अलग हटता जा रहा है। नहीं, जब से लॉकडाउन वो लगे हम लोगों के कारोबार पे बहुत असर पड़ा। मतलब कोई इनकम ऐसी 10% पर 20% आदमी रह गया काम वाला, बाकी सब बेचारे कोई मजदूरी कर रहे, कोई वो कर रहे, कोई लकड़ी काम कर रहे, मतलब इससे हट गए। तो इसमें हमें कोई सहूलियत नहीं मिली। बुनकरों की समस्याएं बड़ा मुद्दा है, खासतौर से जीएसटी और बिजली बिल को लेकर वो खासे परेशान हैं। नहीं, जीएसटी दे रहे तो पुलिस वाले और फिर मांगते ऊपर से, कम 200 दो प्रदिया को 300 रुपये दो, वो और दो। पहले कहीं भी कपड़ा ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला कर हम लोगों को जीएसटी से बहुत फर्क पड़ा।
जीएसटी से फर्क पड़ा। अभी कितनी जीएसटी लग रही है इस पर? 5%। 5% जीएसटी लग रही है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो बिजली से हम काम करते हैं वो हमें बुनकर रेट पर मिली थी। अब बुनकर रेट पर जो हम जमा करते थे 72 रुपये महीना पर मशीन, अब उन्हें 10 महीने तक की जमा मांग रहे, बाकी कहे रीडिंग से लाओ, 3.5 रुपये रीडिंग। नहीं, अभी बताइए कि कब से चल रही थी ये व्यवस्था, किसने लागू की थी, कब से चल रही थी? ये काफ़ी समय से चल रही थी, हम काफ़ी समय देख रहे हैं, जब से हम लोग समाज जब से देख रहे हैं काफ़ी समय हो गया। अब इस माह में जो 19 में लागू करा था, हम लोग बिल जमा नहीं कर रहे थे, वो अपने बिल रोक लेते और बाद में कोई बात आ जाए जमा करने लगते, ब्याज हमसे मांगते। अब ये होता है इतने अमीर हम ब्याज दे लेंगे, कहाँ से ब्याज लाएंगे? हम इसमें कमा पाते नहीं हैं, बच्चों को गुजारे के लिए ब्याज कौन देगा, कहाँ से लाएंगे? अरे भाई हमारे बिल क्यों रोकते हो? कोई आपके पास जियो आया है, कोई आदेश आया, हमें दो, हमें बताओ, हम उसकी पहल करेंगे। सलीम साहब, क्या है इस बार आप भी बुनकर समाज से ताल्लुक रखते हैं? हाँ, बुनकर समाज से। ये बताइए कि कारोबार में कितनी कमी आई है? कमी तो बहुत कुछ आ गई, बहुत कमी आ गई, कोई धंधा पानी खत्म हो गया सब बिल्कुल। इसलिए महंगाई का असर पड़ा है कच्चे माल पर। हाँ, बहुत असर पड़ा कच्चे माल पर, और बहुत ज़बरदस्त और बहुत तेज़ी है सूद पे। हम लोगों का गुजारा नहीं हो रहा है, मशीनें कबाड़े के में बिक रही हैं टूट के। कबाड़े में क्यों बेचनी पड़ी मशीन? कबाड़े में इसलिए बेच लेगी, धागा हो गया बहुत महंगा, आता बाहर से धागा, उस पर लगता है बहुत ज़्यादा। इधर जीएसटी हो गई है, हमको सूद जब हम लेते हैं तो जीएसटी देना पड़ती है। माल जब बाज़ार में सप्लाई करते हैं तो पार्टी जीएसटी पर माल लेने को राज़ी नहीं है, बगैर जीएसटी के हम लोगों को माल लेना पड़ता है, बिल देना पड़ता है जीएसटी का, वो हमको अपनी जेब से भरना पड़ती है जीएसटी। तो इस कारण कारोबार चौपट होता चला जा रहा है दिन पे दिन। लेकिन जीएसटी आप कच्चे माल में अगर ले रहे हैं और जब बेच रहे हैं तो वो जीएसटी तो रिटर्न हो जाएगी आपको। जब ये रेट बढ़ता है तो उसका सीधे समाज पे इफेक्ट पड़ता है, जो ये निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि इसका रेट जब बढ़ जाता है तो खरीदारी कम होती है, जिस कारण से काम कम हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, पहले यहाँ जो बिजली के मीटर नहीं लगे हुए थे, यहाँ पर 72 रुपये मशीन के हिसाब से बिजली का बिल दिया जाता था। और इस सरकार में सभी के यहाँ जहाँ कारखाने जो यहाँ पर मशीन लगी हुई हैं, हैंडलूम और पावर लूम, तो वहाँ पर सभी जगह मीटर लगा दिए गए हैं और ये कहा गया कि आपके 72 रुपये मीटर के हिसाब से ही आपसे बिल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब लोगों का बिल जमा नहीं किया जा रहा है, यहाँ सभी के पास किताब बुक बनी हुई है जिस आधार पे पहले जमा किया जाता था। अब कहा जा रहा है कि आपका फुल पेमेंट लिया जाएगा, जबकि पहले ये बोला गया कि आपका जो भी यहाँ पर जो बिल आपका टोटल आएगा और बाकी सब्सिडी आपसे 72 रुपये लिया जाएगा और उसके बाद जितना भी पेमेंट होगा वो गवर्नमेंट आपका भरेगी। लेकिन ये इस सरकार ने झूठ बोला है और बुनकर समाज उसी को वोट देगा जो बुनकर की समस्या को सुनेगा। तो बुनकर समाज के इलाके में थे हम, और देखिए अब जगह जगह यहाँ पर तादाद में इस तरह से हैंडलूम बने हुए हैं, बुनकर समाज के यहाँ पर मशीनें लगी हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लोग शिफ्ट करने लगे हैं। और इस तरीके से देखिए आप कहीं लकड़ी के कारखाने में लोग शिफ्ट कर गए हैं, कभी कहीं कुछ शिफ्ट कर गए हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो बुनकर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और उसी का काम करते हैं। लेकिन अब कभी जो 5000 फैक्ट्रीज हुआ करती थी यहाँ पर इस तरह के छोटे मोटे कारखाने की, अब वो महज 100 या 150 200 फैक्ट्रीज ही बाकी हैं। और इसके पीछे कई सारी चीज़ें हैं जिसे जिम्मेदार बताया जा रहा है। सबसे बड़ी मार इस इंडस्ट्री पर इटावा के जो बुनकर समाज है उन पर अगर कोई सी सबसे बड़ी मार पड़ी है तो वो मार है लॉकडाउन की, कोरोना की। उसकी वजह से कई सारी फैक्ट्रीज बंद हुई। लोग बता रहे हैं कि नई जो इनकी जो भी मशीनें थी, उन्हें इन लोगों को खाने पीने के लिए जब पैसे नहीं लिए तो वो जो मशीनें थी इन्हें कबाड़े में बेचनी पड़ी, स्क्रैप के दाम में बेचनी पड़ी है। और हालात ये हुए कि आज यहाँ पर करीब 4000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जो बंद हो गई हैं। बुनकर समाज के ऐसे छोटे छोटे कारखाने बंद हो गए हैं। बिजली यहाँ पर एक बड़ी समस्या है जिसके बिल को लेकर कोई एक सिस्टम नहीं बना पाए हैं। और साथ ही कच्चा माल खरीदना और बेचना, इन दोनों के बीच में जो एक सिस्टम बना हुआ था वो भी यहाँ पर टूटा हुआ दिखाई देता है, जिसका खमियाजा बीजेपी को आने वाले चुनाव में हो सकता है। इटावा जिले में 3 विधानसभा आती हैं। यादव और वैश्य समाज का यहाँ पर दबदबा है, लेकिन मुसलमान वोट के समीकरण को बदलने का दम रखते हैं। मुसलमानों की आबादी 9 से 11% के आसपास है, जो एक मुश्त होकर जिसके साथ मिल जाएं, उसे जिताने में बड़ा रोल निभाते हैं। लेकिन इटावा के मुसलमानों को मलाल है कि उनकी आवाज अनसुनी की जा रही है।
तो इटावा सदर सीट वो सीट है जहां पर 23 साल तक समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा, अभेद किला रहा। लेकिन पिछली बार मोदी लहर में यहां पर बीजेपी 23 साल का सूखा खत्म करने में कामयाब रही और यहां से सरिता भदौरिया यहां की विधायक है। हम यहाँ के पचराहा इलाके में हैं, जो इटावा सदर का एक मुस्लिम इलाका है, पुराना शहर कहा जाता है और यहाँ पर बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी है। जो लोग रहते हैं उनके क्या मुद्दे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ जो मुस्लिम समाज के हैं, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम मोहम्मद लईक अंसारी। लईक साहब, ये बताइए कि इस बार इस इलाके के मुसलमानों के मुद्दे क्या है इटावा के? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ के मुद्दे ये हैंगे, सबसे पहले जैसे शिक्षा है और मेडिकल पे, यानी कि क्या कहते हैं जो बीमारी हेल्थ के उस पर हेल्थ और क्या कहते हैं ये होना चाहिए। और जनता के लिए मतलब जैसे रोज़गार भी यहाँ पे कमी है कि बहुत रोज़गार की कमी भी है कि खासकर मुसलमानों में रोज़गार की बहुत बड़ी कमी है कि रोज़गार भी होना चाहिए। और यहाँ पर जो माहौल है एक शांति होना चाहिए जो पहले हुआ करती थी। पहले से मतलब कब होती थी पहले और अब क्या? 2014 से पहले यहाँ पर काफ़ी शांति रही, लेकिन अब थोड़ा सा कहते माहौल बहुत डिफ़िकल्ट हो गया कि लोगों का घर से निकलना डर के मारे कि पता नहीं कब क्या हो जाए। कोई दिक्कत नहीं थी आज से पहले, अब वो तो हिंदू मुस्लिम फलान, अरे क्या मुद्दा है भाई। हम लोग सब आज भी क्या लिख के दें, कितने बड़े देशभक्त हैं भाई। मतलब जी खत्म हो जाए, हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाए, चाहे कुछ चला जैसे चला। अच्छा, ये बताइए इस एरिया में सही नहीं है। इनके लिए देश बनाना है मुझे। अगर अभी से हम बनाने की कोशिश करेंगे, अगर सही रास्ते पे चलेंगे, तब इनके लिए हमें देश बनाना है। अपने लिए तो जी लिए जितना जीना था, लेकिन इनके लिए देश बनाना है। इनकी फिक्र करो। इटावा में रोजगार की समस्या है, कोई समस्या नहीं है। अगर यहाँ का रोजगार सही हो जाए तो इटावा का हर आदमी सही हो जाए। ना तो ये हम किसी सरकार को हिंदू मुसलमान से जोड़ना चाहते, न हिंदू मुसलमान की बात करना चाहते। हम सार्वजनिक बात करना चाहते, क्योंकि हमें चाहिए शिक्षा, दवा, आदमी की जो है कहते जो आजकल परेशान है, रिक्शा चला रहे हैं, वो आजकल कह रहे हैं हम शाम को आए भाई 200 रुपये अदा हुए, पहले तो 250 हो जाते थे। जी व्यवस्था बहुत ख़राब हो चुकी है। अनाज देने से कोई आदमी पेट भर जाए, बाकी सब समस्याएं दूर नहीं हो सकती। राशन की बात कर रहे हैं, राशन मिल रहा है? राशन जो मिल रहा है अच्छी बात है, राशन दे रहे वो, मगर राशन के बाद राशन के बाद जो हमें गैस की समस्या थी 600 रुपये की, वो 400 रुपये हमारे उसमें चले गए, 1000 रुपये की हो गई। वो 400 रुपये में राशन वैसे खरीद लेंगे हम, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारा पेट्रोल 100 रुपये था, वो 200 रुपये हो गया। हम अगर महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा। कौन नेता है फिर? बीजेपी नहीं, आपको बीजेपी नहीं चाहिए? आपकी जो मौजूदा विधायक हैं सरिता भदौरिया, वो आई इस इलाके में? आई आज तक कभी नहीं आई, जिंदगी कभी नहीं आई। कभी आज तक कोई मंच उन्होंने आसपास के मुसलमानों के क्षेत्र में लगाया ही नहीं। आसपास के मुसलमान वो नहीं आई है, नहीं आती। नहीं वो कभी। आप लोग गए कभी उनके पास? नहीं, कभी कोई समस्या के लिए गए तो कोई कभी जब आई नहीं, जब ध्यान पहचान ही नहीं है तो कैसे जाए। और वो पहले से ही समाज तक को तो वो अपने ठाकुर समाज तक को तो इज्जत नहीं देती, तो हम लोगों की इज्जत नहीं। बीजेपी की लेडी होने के बाद भी अगर वो ठाकुर समाज की सरकार चल रही, जब उनका ही काम नहीं करा तो हम लोगों क्या काम करेंगे? मेरे ठाकुर समाज हमसे शिकायत करने आते, एक मुस्लिम हो गए कि अरे यार हमने कहा सरिता भदौरिया काम करा, अरे यार हमारे नहीं कर रही तो तुम्हारे क्या करेंगी? इटावा के मुद्दे तो अब की बार बेरोजगारी है, किसानों का मुद्दा है, और जो आदमी इधर उधर बेचारा भटक रहा है, कोई सहारा नहीं मिल रहा है। किसान इतना खाद है, सारी चीज़ें हैं, परेशान है आदमी। तो इटावा सपा का गढ़ रहा है। इटावा वो है जहां पर बुनकर समाज बड़ी तादाद में है। साथ ही पिछली बार बीजेपी जीती थी, उसकी एक बड़ी वजह थी यहाँ पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में जो तनाव था उसका असर दिखाई पड़ा था, क्योंकि ये गढ़ शिवपाल यादव का गढ़ रहा है। यहीं की एक विधानसभा सीट है, वहाँ से शिवपाल यादव मौजूदा विधायक भी हैं। इस बार उनके बेटे अंकुर यादव यहाँ से चुनाव मैदान में आने वाले हैं। इस बार ये माना जा रहा है कि शिवपाल के जो करीबी यहाँ से विधायक भी रहे 2 बार और यहाँ के सांसद भी रहे रघुवीर शाक्य, वो अब जब समीकरण बदले हैं उसके बाद वापस सपा से टिकट ले सकते हैं और उससे यहाँ पर सपा की दावेदारी एक बार फिर से मजबूत हो जाती है। 2012 में इटावा की तीनों सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, जबकि 2017 में सिर्फ शिवपाल यादव ही जसवंत नगर से जीत पाए।
बाकी दोनों सीटों पर बीजेपी ने एसपी के किले में सेंध लगा दी। शायद ऐसा मुसलमानों का वोट बंटने से हुआ, लेकिन इस बार इटावा का मुस्लिम अलग पैटर्न दिख रहा है। मिंटू भाई, क्या है इस बार के मुद्दे, क्या है आप लोगों के? कोई मुद्दा नहीं, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हाँ बढ़िया चल रहा है। और क्या है, रोजगार नहीं है, बस रोजगार नहीं है, महंगाई। रोजगार होगा सब आदमी खुशहाल रहेगा, न ध्यान देगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अच्छा, सपा का घट रही है ये सीट? अब जी हमें नहीं पता, ये जो ना राजनीति में मतलब रखते हैं ना मतलब। अच्छा, वोट देते हैं? वोट देते हैं, जहाँ पब्लिक डालती है वहीं डाल देते हैं। अच्छा, मतलब जो जीतेगा उसको देंगे? उसको देंगे बस। हाँ, बाकी ऐसे नहीं बताएंगे? बस ऐसे नहीं। पब्लिक कहाँ डाल रही है इस बार? पब्लिक वो क्यों बताएं? वो क्यों बताएं? अरे फिर भी पब्लिक जहाँ बता लेगी वो मिल मोहल्ले में पूछ तो रहे होगे कहाँ डाल रही पब्लिक? नहीं ये नहीं बताते। साइकिल में डालेंगे, साइकिल में। हाँ, साइकिल में। नाम बताइए, नाम बताइए। साने आलम। आलम साहब, ये तो सपा का घट रही है जगह, तो इससे मतलब पहले कैंसिल कर दिया था, जो पिछली बार कैंसिल कर दिया था 15 लाख के चक्कर में। हाँ, फिर इस बार तो साइकिल को महंगाई बहुत बढ़ रही है, हर चीज में महंगाई, सीमेंट, सरिया, ईट, खाना पीना सब महंगाई में। 15 लाख आए कि नहीं आए? 15 पैसे नहीं आई, लालच में चले गए आप? लालच में चले गए थे। हमने जिस मोदी है, योगी आई हुई है, अच्छा हिसाब बनाई हम लोगों का, गरीबी खत्म कराई, उन्होंने गरीबी बढ़ाई और दी। लेकिन ये बताइए, योगी जी ने विकास करा है या नहीं करा है? हमें सड़कें तो बनवाई है, सड़क गड्ढे आप देख लीजिए खूब। अच्छा, कानून व्यवस्था क्या बेहतर हुई है खराब हुई है? खराब, बहुत खराब। हाँ, पूरे यूपी की खराब है। खराब है जी। आप बताइए, आपका नाम क्या? आगे आइए, नाम बताइए। वसीम। वसीम भाई, वोट डालते हो? बिल्कुल। किसको डाल रहे हो इस बार? आपकी से वोट डालूंगा मैं सपा पार्टी को। सपा पार्टी को? अच्छा, क्या वजह? वजह ये है कि काम धंधा सब कुछ हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं, लोग परेशान हैं, इसलिए परेशानी हालत में बहुत ज़्यादा परेशान है। काम धाम नहीं है, आदमी क्या करे? कोई मतलब ऐसा नहीं है कि काम धाम पे आगे बढ़ाए। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है भाई साहब, सब जानती है, समझे? तो बस यही 2-4 मुद्दे हैं, और कौन से मुद्दे हैं? महंगाई को चरम सीमा पर जा रही है, तो आप देख ही रहे। लेकिन यार, महंगाई जा रही है लेकिन विकास भी तो हो रहा है, सड़क बन रही है, बिजली वगैरह भी तो मिल रही है। बिजली 24 घंटे मिल रही है ना? 24 घंटे मिल रही है, उसका वसूल कितना कर रहे हैं आप जी बताओ? 72 रुपये जो लूम लगता था, आप रीडिंग से ले रहे, दे देगी। आप देख लो, बुनकर के इलाके में घुस के देख लो आप, पहले आप हमारे साथ चलो, बुनकरों से करवाओ। हो क्या आया हूँ, उन लोगों की परेशानी है। तो फिर बुनकरों को ये पूरा खरीद के रख दिया इन लोगों ने, खत्म हो गया पूरा कारोबार। मशीनें टूट रही, कबाड़े में जा रही मशीनें। तो इस बार ये सब दिमाग में रख के आप वोट दोगे आप लोग? बिल्कुल। किसको दोगे? देखो, जो मेरा भला करेगी सरकार, उसको वोट देंगे। तो इटावा आपने नाम से ही सुना होगा, इटावा मैनपुरी, ये दोनों मिला के कहा जाता है। मुलायम सिंह यादव के वक्त से ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। 23 साल तक समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे सत्ता चलाई है। यहाँ पर ब्राह्मण और मुस्लिम इक्वेशन होता है, वही जीत और हार निर्धारित करता है। इस बार मुसलमान मन बना के बैठा है, बुनकर समाज को खासा यहाँ पर दिक्कत हुई है, जिससे यहाँ का ज़्यादातर मुस्लिम तबका जुड़ा हुआ है, उसका बड़ा नुकसान हुआ है लॉकडाउन की वजह से, और वो खींच जो है वो वोट के जरिए इस बार निकालने का मन बना रहा है। इटावा पर यादव परिवार का दबदबा रहा है, लेकिन 2017 में सारे समीकरण धरे के धरे रह गए। बीजेपी पर इटावा के लोगों ने भरोसा किया था, लेकिन इस बार क्या वो भरोसा कायम रहेगा? क्या स्थानीय समस्याओं का हल निकालकर बीजेपी जीत का सिलसिला जारी रख पाएगी? इस बारे में इटावा का वोटर खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहा। खासतौर से इटावा के मुसलमान आखिरी वक्त तक चुनावी चालों पर नजर रखना चाहते हैं। इटावा का बुनकर उद्योग यानी कि जो कपड़ा व्यापार है वो इतना पुराना है, उसका अंदाजा आप मेरे पीछे इस रेलवे स्टेशन से लगा सकते हैं। अंग्रेजों के वक्त पे यहाँ का कपड़ा आता था, बिकता था, और उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए अंग्रेज़ों ने इस रेलवे स्टेशन को बनाया था। 1954 में यहाँ पर ट्रेन सेवा आ चुकी थी, यानी कि लोगों की कनेक्टिविटी हो गई थी। लेकिन जिस बुनकर उद्योग को लेकर यहाँ पर रेल आई, वही बुनकर उद्योग आज बेहाली और बदहाली की मार झेल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, ये दो बड़े मुद्दे हैं जो यहाँ पर हर तबके को इफेक्ट किए हुए हैं, जिसमें मुस्लिम समाज भी आता है। बड़े मियाँ किधर चलेगी टीम को इटावा में दीजिए इजाज़त। कल फिर किसी और शहर में होगी मुलाकात।